हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का पिछले वीडियो में कक्षा 10 साइंस अंशाल्व में सेट नंबर 1 2024 आईजेस सॉल्व करा दिए गए थे। पार्ट 3 यानी जीव विज्ञान का सॉल्व करा दिए गए थे। आज सेट नंबर 2 है 2024 का 824 आईके। आज आईके में उपभाग 3 जीव विज्ञान का सॉल्व करवाया जाएगा। तो बिना देरी के हुए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो आप सभी जानते हैं हाइड्रा में जो प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। पायरुवेट के अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आप सभी जानते हैं जो पायरुवेट की विखंडन की प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आप देख लीजिएगा सेट नंबर देख लीजिएगा 824 आईके में जो ऑप्शन सही है वही ऑप्शन लिखा गया है, बाकी ऑप्शन गलत हैं तो आप लोग सेट के माध्यम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। तो आप जानते हैं जो वृक्क होता है उत्सर्जी अंग होता है, इसलिए क्या है ये उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं तो मादा जनन तंत्र होता है उसमें जो लूप होता है गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो पुंकेसर होता है ये पौधों में क्या करता है, नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका तीनों ऑप्शन सही थे इसलिए उपयुक्त सभी है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही उपयुक्त सभी। आप लोग तीनों ऑप्शन देख लेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार भोजन को लुगदीनुमा बनाने का कार्य करता है। लार में लाइसोजाइम तथा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को मीठा बनाने का कार्य करता है, क्योंकि जो लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है ये जीवाणुओं को नष्ट करने का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जानते हैं जो ओजोन परत होता है ये समताप मंडल में गैसों की एक परत होती है जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट यानी हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। देखिए क्या है, ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन गैस जीवन के लिए अनिवार्य तथा जीवनदायी है क्योंकि इसी गैस में श्वसन क्रिया होती है। ओजोन अणु ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। समताप मंडल में स्थित ओजोन की परत पृथ्वी के पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इस हल्के नीले रंग की गैस की परत ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर सुरक्षा करती है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारी सुरक्षा करती है। समताप मंडल में ओजोन परत का सूर्य की विकिरण द्वारा निर्माण एवं विघटन होता रहता है और इससे ओजोन की सांद्रता का साम्य बना रहता है। ओजोन का यह साम्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अपघटन से प्राप्त सक्रिय क्लोरीन परमाणुओं द्वारा विकृत हो जाता है। 1880 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण CFC ही है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण तथा परपरागण में भेद कीजिए। तो आप जानते हैं स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण में क्या होता है, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं क्या कहते हैं, क्रिया कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। और परपरागण में आप जानते हैं जब पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। आप देख सकते हैं एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। जैसे गुलमेहंदी, सदाबहार, मूंगफली, खट्टी बूटी आदि। परपरागण देखेंगे, एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। जैसे कीट, पशु, जल, वायु, पक्षी अथवा जंतु आदि। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है जबकि परपरागण में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 अस्थायी विधियों को पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्योंकि अस्थायी विधियाँ लिखना है तो अस्थायी विधि में आप जानते हैं पुरुष नसबंदी तथा महिला नसबंदी आता है। तो पहले आप देखेंगे परिवार नियोजन किसे कहते हैं। तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित करने के लिए परिवार को नियोजित करना आवश्यक है।
बच्चे के जन्म दर को नियंत्रित करने, परिवार को नियोजित करने की यह प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। परिवार नियोजन की मुख्य विधियाँ, कुछ अस्थायी विधियाँ निम्न हैं। देखिए अस्थायी विधियाँ निम्न हैं। नंबर 1 है महिला ऑपरेशन या नसबंदी। ये अस्थायी विधि है। इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडा और अंडवाहिका में आगे नहीं बढ़ पाती, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। दूसरा है पुरुष ऑपरेशन। महिलाओं की नसबंदी शुक्रवाहिनी ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या अस्थायी रूप से दूर हो जाती है। इसमें शुक्रवाहिनी काटकर बांध दी जाती है, जिससे शुक्राणु क्या होते हैं, अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। तो आप जानते हैं पादप हार्मोन क्या है, जिबरेलिन है। तो आप देखेंगे जिबरेलिन की, हाँ, इसकी खोज क्रोसोवा ने धान के खेत में की थी। यह एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है। इसे जिबरेलिन या जीएबी भी कहा जाता है। आप देखें जिबरेलिन के कार्य। जिबरेलिन का प्रयोग देरी से पुष्प देने वाले पौधों में पुष्पन को क्रिया को जल्दी कराने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। अगला पॉइंट है जिबरेलिन के द्वारा पर्वों की कोशिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है। हाँ फ्रेंड, तो दूसरा पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये वह रसायन हैं जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, साइटोकाइनिन कहलाते हैं। सर्वप्रथम मिलर तथा उनके सहयोगियों ने ईस्ट के डीएनए से प्राप्त किया था। आप देखेंगे साइटोकाइनिन के कार्य। नंबर 1, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन को तेज करता है। अगला क्वेश्चन है ये पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है। अगला है साइटोकाइनिन का उपयोग पौधों की उच्च ताप प्रतिरोधकता तथा रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो आप जानते हैं जो पौधों में रंध्र पाए जाते हैं, ये जो क्या होते हैं, पौधों की पत्तियों की सतह पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से क्या होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होती है, आसानी होती है। तो देखिए पौधों की पत्तियों तथा अन्य हरे मुलायम वायवीय भागों की बाहरी सतह पर बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। पर्णरंध्र का निर्माण दो प्रकार के द्वार या रक्षक कोशिकाओं द्वारा होता है। पर्णरंध्र के छिद्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है मानव में विकर्ण नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो आप देखेंगे मानव में नेफ्रॉन की रचना। तो आप देखते हैं प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित वृक्क या नलिका या नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 है क्या, बोमेन संपुट। प्रत्येक नेफ्रॉन में दोहरी कलायुक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट होता है। अगला है केशिका गुच्छ। बोमेन संपुट के अंदर दोनों धमनिकाएं कोशिकाओं का एक गुच्छ बनाती हैं, जो केशिका गुच्छ कहलाती हैं। अगला को है मैल्पिघियन कणिका। कोशिका गुच्छ तथा बोमेन संपुट सम्मिलित रूप से मैल्पिघियन कणिका कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका की कोशिकाओं पर रसांकुर पाए जाते हैं, जो मिलकर ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। इससे इस भाग की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। अगला है हेनली लूप। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर बढ़कर यू आकार की नली या हेनली लूप में खुलती है। इसके नीचे की ओर जाने वाली भुजा अवरोही भुजा तथा ऊपर की तरफ आने वाली भुजा आरोही भुजा कहलाती है। इसका लास्ट है दूरस्थ कुंडलित नलिका या मूत्र संग्रही नलिका। हेनली लूप का आरोही भाग एक मोटी दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा रहता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका वास्तव में वृक्क नलिका का अंतिम भाग है, जो एक मोटी मूत्र संग्रही नलिका में जाकर खुलती है। प्रत्येक संग्रह नलिका लगभग 8 से 9 वृक्क नलिकाओं से जुड़ी रहती है। उनके संग्रह नलिकाएं एक बड़ी संग्रह नलिका का निर्माण करती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्या है, ये बोमेन संपुट है। इसी में क्या होता है, केशिकाओं का घना क्या होता है, जाल होता है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। ये क्या होते हैं, अपवाही धमनिका होती हैं। इसके भाग का क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे बढ़कर क्या होता है, यू आकार की रचना बनाता है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। ये क्या होती है, ये आरोही भुजा होती है। ये क्या होती है, अवरोही भुजा होती है।
अवरोही भुजा क्या होती है, दूरस्थ कुंडली नलिका से जाकर जुड़ती है, और दूरस्थ कुंडली नलिका जो होती है मूत्रवाहिनी के क्या होते हैं, संग्रह नलिका से जाकर जुड़ जाती है। इस प्रकार क्या होती है, एक नेफ्रॉन की संरचना पाई जाती है। हाँ फ्रेंड्स, तो इसी का अथवा क्वेश्चन है, लक्षणों की वंशागत नियम मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आप देखते हैं लक्षणों की वंशागत के नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के बोन शहर के एक छोटे से गांव सिलेसियन में एक साधारण माली परिवार में हुआ था। मेंडल 1847 ईस्वी में गिरजाघर में पादरी नियुक्त हुए। उन्होंने 1857 ईस्वी में मटर के बीजों का एकत्रित करके उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया। उन्होंने लगभग 7 से 8 वर्षों तक मटर के पौधों के साथ प्रयोगात्मक कार्य गिरजाघर के बगीचों में किया। उन्होंने अपने प्रयोगों की उपलब्धियों तथा निष्कर्षों को 1865 ईस्वी में ब्रून के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी या आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता। अब देखेंगे मेंडल ने प्रयोगों के दौरान जो परिणाम निकले उसमें देखेंगे इन्होंने किसी विशेष लक्षण वाली मटर की प्रजाति की शुद्धता जानने के लिए अनेक बार स्वपरागण संबंधी प्रयोग किए। जिन पौधों की लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मेंडल ने ऐसे पौधों को शुद्ध पौधे का नाम दिया। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध पौधों से मेंडल ने प्रयोगों के लिए निम्न 7 विपर्यासी लक्षण वाले पौधों को चुना। इस तरीके से आप लोगों का ये सेट नंबर 2 824 आई के समाप्त हो रहा है। आप लोगों को सेट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।